तमाम तर हुकूमती इक़दामात और कार्रवाइयों के बावजूद मनशियात का इस्तेमाल बढ़ता ही चला जा रहा है, जबकि मनशियात बेचने के लिए सोशल मीडिया एप्लीकेशंस का इस्तेमाल भी अब बढ़ा है। खासतौर पर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में सिगरेट पीना एक फैशन की शक्ल इख्तियार कर चुका है। मैं सिगरेट ही नहीं बल्कि हशीश यानी चर्स और इसके अलावा दीगर जो ड्रग्स हैं उनका इस्तेमाल भी काफी बढ़ा है। इस हवाले से साबिक इंसदाद मनशियात के साबिक वजीर ने माजी में इंकशाफात भी किए थे और बताया था कि सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियों की एक बड़ी तादाद भी मनशियात की आदी बन रही है। खासतौर पर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में सिगरेट पीना, हशीश यानी चर्स के धुएं उड़ाना और मनशियात पसंद होना इंफरादियत का एक पैमाना समझा जाने लगा है। यानी अब इसको फैशन के तौर पर एक फैंटेसी के तौर पर देखा जाने लगा है। फिर स्टेटस सिंबल भी जो है वो लोग अब इसको समझना शुरू हो गए। नौजवान नस्ल हशीश के अलावा वो हेरोइन और क्रिस्टल नामी नशा आवर कीमियाई मादे जो है वो भी इस्तेमाल कर रही है। मनशियात का इस्तेमाल बड़े शहरों ही नहीं बल्कि सहराए थर जैसे इलाकों में भी काफी बढ़ चुका है। इनमें इंतहाई खतरनाक हद तक इस्तेमाल होने वाली नशा आवर चीज छालिया भी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर नौजवान बड़ी तादाद में मनशियात की तरफ क्यों जा रहे हैं या उसकी आदत को क्यों अपना रहे हैं। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में मनशियात का इस्तेमाल और इसका ट्रेंड क्यों बढ़ रहा है। तमाम तर हुकूमती इक़दामात और दावों के बावजूद आखिर मनशियात के इस्तेमाल पर काबू पाना मुश्किल क्यों हो रहा है। आखिर कौन से ऐसे इक़दामात हैं जिनकी बदौलत इससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। इसी अहम मुद्दे पर बात करने के लिए फजल वाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। एडिक्शन साइकोलॉजिस्ट हैं जी, सीईओ हैं लाइफलाइन रिहैब के और ज़हनी अमराज का भी इलाज करते हैं माहिर इंसदाद मनशियात भी। बहुत शुक्रिया फजल वाहिद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। फजल वाहिद साहब ये जो रिपोर्ट है ये तो बड़ी अलार्मिंग किस्म की रिपोर्ट है कि सालाना 40,000 से ज्यादा तलबा जो हैं जो जिनको मुस्तकबिल माना जाता है किसी भी मुल्क का वो इसका शिकार हो रहे हैं। तो बहुत बड़े नंबर्स हैं। क्या वाकई हालात इतने खराब हैं ऑन ग्राउंड? क्योंकि ये तो एक रिपोर्ट है, क्या ठीक कह रही है ये रिपोर्ट? नहीं, इससे ज्यादा खराब है। एक्चुअली ये जो स्टैटिस्टिक्स आपने शेयर किए हैं ये 2013 के स्टैटिस्टिक्स हैं। यूएनओडीसी ने पाकिस्तान में रिसर्च किया था और इन स्टैटिस्टिक्स से अब जो है बात काफी आगे जा चुकी है। तब चूंकि दीज वर वेरी कंजर्वेटिव स्टैटिस्टिक्स तो तब बताया गया था कि कोई 8 मिलियन के करीब ऑलरेडी यहाँ पे लोग हैं जो ड्रग अब्यूज करते हैं और हर साल उसमें से 40 से 50 हजार लोगों का उसमें इजाफा हो रहा है। तो दैट पेंट्स अ वेरी ब्लीक पिक्चर। और इसमें दिन ब दिन आजकल जैसे आपने जिक्र किया स्पेशली कोविड की वजह से आपने एक सर्वे का भी जिक्र किया क्योंकि कैप्टिविटी और स्ट्रेस की वजह से 2013 वाला आपने जिक्र किया। लेकिन अभी हमने एक रीसेंट रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर की है। ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब की साल 2020 की रिपोर्ट है जिसके मैंने दादो शुमार आपसे शेयर किए। जी क्यों बढ़ा है ये? बट स्टिल देखें दो तीन वजूहात है जिसकी वजह से स्टैटिस्टिक्स हमेशा कंजर्वेटिव आती हैं। एक तो इसके साथ स्टिग्मा अटैच है। तो यूजुअली लोग ये डिस्क्लोज भी नहीं करते कि हमारे घर में या मैं खुद कोई ड्रग एब्यूज कर रहा हूं। तो उस वजह से भी जो स्टैटिस्टिक्स है वो काफी कंजर्वेटिव आ रहे हैं। ठीक है। एक सर्वे के मुताबिक मैं आपसे शेयर करूं कि पाकिस्तान में तकरीबन अब ये तादाद 1 करोड़ के करीब जा चुकी है और इसमें चूंकि हमारी आबादी 60% नौजवान नस्ल पे मुश्तमिल है, 30 साल से नीचे है, जिसका मतलब है कोई 60 लाख तो इसमें नौजवान जो है वो अब इन्वॉल्व हो चुके हैं ड्रग अब्यूज में। और ये तो हम इसको देख रहे हैं एक इंडिविजुअल के एंगल से। अगर आप फैमिली के एंगल से देखें तो पाकिस्तान में टोटल फैमिलीज कोई 3.25 करोड़ है, जिसमें से आप यूं समझ लें कि 1 करोड़ के करीब जो फैमिलीज है वहां पे ये मसाइल पाए जा रहे हैं उनकी। अच्छा फजल साहब, ये इसमें जो सबसे अलार्मिंग किस्म की चीज है ना वो तलबा में इस रुझान का बढ़ना है। यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस जहां पर वालिदैन बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए भेजते हैं। और फिर एक और जो बड़ी गलत चीज इसके साथ जुड़ रही है वो ये कि ये इसको स्टेटस सिंबल माना जाने लगा है, इसको फैशन के तौर पर अपनाया जाने लगा है। जो लोग इसको नहीं इस्तेमाल करते शायद मेरा ख्याल है कि दूसरे जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं उनको डिग्रेड करते हैं कि तुम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है या तुम लोग तो मॉडर्नाइज हो ही नहीं सके हो। तो ये जो फैंटेसाइज करने वाली एक चीज है ये कितनी खराब चीज है और ये कितना इसको बढ़ावा दे रही है? देखिए इसमें 2-3 फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया। आपने बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई किया। ये जो रोमांटिसाइज किया गया ड्रग्स को, इसमें पुराने जमाने में मूवीज में चूंकि इसको एक फैशन के तौर पे दिखाया जाता था, उसके बाद हमारे यादाश्त पे टीवी पे एडवर्टाइजमेंट तक चल रहे होते थे। फिर जो सक्सेसफुल लोग हैं अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर वो ड्रग अब्यूज के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं और उनको देखा देखी बाकी लोग भी वहां से मोटिवेट हो रहे होते हैं। तो पीयर प्रेशर जैसे आपने जिक्र किया दैट हैज अ वेरी ह्यूज रोल इन दैट। जब आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके इर्द गिर्द के स्टूडेंट्स, आपके फ्रेंड्स कर रहे होते हैं और कॉन्स्टेंटली कर रहे होते हैं एंड दे लुक डाउन अपॉन यू कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं, आप मॉडर्न इनफ नहीं हैं, तो स्टेटस सिंबल का भी चूंकि ये इसका एक अलामत समझा जाता है अभी, तो इस वजह से इस तादाद में अब काफी ज्यादा इजाफा हो रहा है।
تو کس طرح قابو کیسے پایا جا سکتا ہے اگر ہم اس کے حل کی طرف آنے کی کوشش کریں؟ حکومت کا تو یقیناً ایک رول ہونا ہی چاہیے، پھر پیرنٹس کو کس حد تک اس پر الرٹ رہنا چاہیے، کیونکہ نہ صرف یونیورسٹیز اور آگے کے لیول پہ اب اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ سکولز تک میں جو یہ چیز ہے، جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کے کچے دماغ ہوتے ہیں، وہاں پر بھی یہ چیزیں بہت زیادہ جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں۔ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ اینٹی کا آپ نے ذکر کیا جو کہ پیرنٹ ہے، سیکنڈ امپورٹنٹ اینٹی ٹیچر ہے، کیونکہ جو ایڈکشن ہے بیسیکلی اگر ہم اس بیماری کو سمجھیں یا ڈرگ ابیوز کو سمجھیں تو یہ ایک برین سرکٹری کی بیماری ہے۔ برین سرکٹری یا برین کی وائرنگ پیدائش کے بعد بچپن میں ہوتی ہے ماحول کے مطابق، تو جس قسم کا انوائرمنٹ ہوگا، اگر انوائرمنٹ میں فرسٹریشن زیادہ ہے، اس میں سٹریس زیادہ ہے، کیپٹیویٹی زیادہ ہے، فزیکل ابیوز ہے، ایموشنل ابیوز ہے، سیکشول ابیوز ہے، تو ایسے بچوں کی جو برین سرکٹری ہوتی ہے یا برین کی جو وائرنگ ہوتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہو پاتی اور وہ ڈرگ ایڈکشن کی طرف بہت زیادہ ولنریبل ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ فزیکل ایموشنل اور فزیکل ابیوز سے گزرتے ہیں یا ہیلدی انوائرمنٹ نہیں ہوتا، ان لوگوں کی سسپٹیبلٹی یا ولنریبلٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ڈرگس کی طرف، کیونکہ ڈرگ سے ان کو ٹیمپرری ریلیف ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بچے کو بچپن سے کافی زیادہ ڈرایا گیا، اس کے اندر خوف جو ہے وہ انجیکٹ کیا گیا، اینگزائٹی ڈس آرڈر کا وہ شکار ہو گیا، تو اب اچانک اگر وہ بڑا ہوتا ہے، کالج میں جاتا ہے، اچانک اس کو فریڈم اور لبرٹی ملتی ہے اور وہ ارد گرد اپنے دوستوں کے ساتھ اگر وہ ڈرگ ابیوز کرتا ہے یا ڈرگز ایکسپیریمنٹ کرتا ہے تو وقتی طور پہ اس کی جو اینگزائٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ اس کے تمام جو نفسیاتی مسائل ہیں وہ وقتی طور پہ اس نشے کی وجہ سے حل ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر اس حل کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو حل ہے یعنی کہ نشے کا استعمال وہ بذات خود ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، اور جس مسئلے کو وہ ڈرگز کے تھرو حل کر رہے ہوتے ہیں وہ چھوٹا رہ جاتا ہے، ڈرگ بذات خود بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ جیسے سٹریس کی صورت میں لوگ سگریٹ کی کریونگ زیادہ ہوتی ہے، الکوہل کی کریونگ زیادہ ہوتی ہے، کوئی اس سے اپنے انہیبیشنز کو ختم کرتا ہے ڈرگز کے ذریعے، کوئی ڈرگز کے ذریعے اپنے سیلف اسٹیم کو، سوشل فوبیا کو، پبلک سپیکنگ کے لیے اور ڈفرینٹ قسم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، اور پھر استعمال کے دوران ان کو اس کی ایڈکشن ہو جاتی ہے، ایڈکشن ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے فضل واحد صاحب، ایک یو این کی رپورٹ میرے پاس ہے اور وہ یہ بتاتی ہے کہ 78% لڑکے جو ہیں وہ اس کا استعمال کرتے ہیں پاکستان میں، اور 22% لڑکیاں بھی، کیونکہ نشہ یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ لڑکوں کے ساتھ زیادہ منسوب کی جاتی ہیں، اور پھر جب لڑکیوں کے حوالے سے کوئی فیکٹس اینڈ فگرز آتے ہیں تو وہ بڑی اچنبے کی بات معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ رپورٹ تو کہہ رہی ہے کہ 22% لڑکیاں بھی منشیات کی جو ہیں وہ عادی ہو چکی ہیں، تو یہ فیکٹس اینڈ فگرز بھی آپ کے خیال میں درست مانے جا سکتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ رجحان اتنی تیزی سے زور پکڑ ہے؟ جی بالکل 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 ایسا ہے، بٹ اگین آئی وڈ سے کہ یہ اب 22 اور 78 نہیں رہا، یہ بڑھ گیا، لڑکیوں کی تعداد اور زیادہ بڑھ گئی۔ ایکچولی انفارچونیٹلی جب ہم کہتے ہیں نا ڈرگز تو ہمارے ذہن میں صرف ہیروئن، چرس یا شراب آتی ہے، جبکہ خواتین کی جو زیادہ تعداد ہیں ان کو سلیپنگ پلز کی ایڈکشن ہے، جب بھی ان کو سٹریس ہوتا ہے، کوئی ان کو مسائل ہوتے ہیں، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹرز جو ہے وہ بینزوڈائزپینز یا سلیپنگ پلز پرسکرائب کر دیتے ہیں انگزائٹی کے لیے، اور ان چیزوں کی ان کو ایڈکشن ہو جاتی ہے۔ تو اس میں تقریباً 1 سے 1.5 لاکھ خواتین تو وہ ہیں جن کو سلیپنگ پلز کی ایڈکشن ہے۔ پھر نیو جیسے آپ نے انٹرو میں بھی ذکر کیا، کرسٹل میتھ یا آئس جس کو ہم کہتے ہیں، میتھمفیٹامین، وہ چونکہ بہت کامن ہو گیا ڈرگ، اور شوبز سے وابستہ جو خواتین ہیں ان میں یہ رجحان اس لیے بھی بڑھ رہا ہے کیونکہ آئس کا ایک سائیڈ افیکٹ یہ بھی ہے کہ وہ وزن کو بہت انسٹنٹلی ڈراپ کرتا ہے۔ تو جو خواتین شوبز سے جن کا اسپیشلی تعلق ہے یا ویٹ مینجمنٹ ان کی زندگی میں امپورٹنٹ ہے، ان کا بھی رجحان زیادہ جو ہے وہ میتھمفیٹامین کی طرف جا رہا ہے، اور وہ انسٹرومنٹل یوز کر رہا ہے، یعنی میتھمفیٹامین۔ فضل بھائی صاحب بہت شکریہ، بٹ یہاں پہ وزن ڈراپ کرنے کی بات کی، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ وزن ڈراپ کرنے کی بات آتی ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب کے ویڈیوز کے اوپر بھی اتنے ویوز آ جاتے ہیں۔ تو میں یہاں پر ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ وزن ڈراپ کرنا تو ایک اس کا وہ ہوگا، لیکن یہ آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتی ہے، تو اس کو بالکل بھی اس طریقے سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آئس جو ہے آپ کا وزن ڈراپ کرتی ہے۔ والدین کا رول یقیناً بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہر وقت آپ کی ایک نظر جو ہے وہ آپ کے بچوں کے اوپر ہونی چاہیے کہ باہر جا کر وہ کیا کرتے ہیں، کس وقت آتے ہیں، کس وقت جاتے ہیں، کس کے ساتھ اٹھتے ہیں اور بیٹھتے ہیں۔ اس سے آپ بالکل بھی سبکدوش نہیں ہو سکتے، ذمہ داری سے اسکول بھیج کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ پوری ہوگی۔ ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کرنی ہے ہمیں
शेखुपुरा में आसिया कोमल नामी लड़की को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। इज्तिमाई ज्यादती करने वाले मुल्जिमान जाए वक्फा से फरार हो गए। पुलिस ने 14 रोज कबल डीएनए मैच होने पर 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया था। तीनों मुल्जिम सगे भाई और संगीन वारदातों में मुलविस थे। पुलिस बरामदगी के सिलसिले में परवेज और जुनेद 2 भाइयों को जाए वक्फा से वापस ला रही थी। केशर के करीब मुल्जिमान के साथियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। हमला आवर फायरिंग करते हुए दोनों मुल्जिमान को छुड़ाकर फरार हो गए, जिसके बाद डीपीओ शेखुपुरा गुलाम बशर ने सब इंस्पेक्टर समेत 5 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। एहलकारों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। दूसरे ही रोज पुलिस ने 2 मुल्जिमान के मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत की तस्दीक कर दी। दर्ज एफआईआर के मुताबिक शेखुपुरा के इलाके फारूकाबाद में इबान भटिया के नाके पर पुलिस को वायरलेस हुई कि कुछ अफराद मोटरसाइकिल और नकदी छीन कर इबान भटिया की जानिब जा रहे हैं। जो ही मुल्जिमान नाके पर पहुंचे तो पुलिस नाकाबंदी देखकर मुल्जिमान ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने इक्का दुक्का फायर किए। मुल्जिमान धुंध की वजह से मौके का फायदा उठाते हुए वापस हो लिए और पुलिस पर फायरिंग करते रहे। इसी फायरिंग में मुल्जिमान की अपनी ही फायरिंग से इनके 2 साथी जो हैं वो मारे गए। शिनाख्त हुई तो पता चला कि ये तो वही मुल्जिम हैं जो पुलिस की हिरासत से भाग निकले थे। हलाक होने वाले मुल्जिमान की शनाख्त परवेज और जुनेद के नाम से हुई। डीपीओ गुलाम बशर मेखन ने सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि ये तीनों जो मुल्जिमान हैं वो सगे भाई हैं जो डकैती और राजनी की मुतादिद वारदातों में पंजाब के मुख्तलिफ थानों को मतलूब थे। गिरफ्तार मुल्जिमान में जावेद, जुनेद और परवेज शामिल हैं, जबकि मुल्जिमान के 2 भाई कत्ल के मुकदमे की सजा काटते हुए जेल में कैद हैं। डीपीओ गुलाम बशर मेखन ने मीडिया को बताया कि गिरफ्तार 2 भाइयों के डीएनए रिपोर्ट भी मैच कर गई है और शनाख्ती परेड के दौरान मुतासरा लड़की ने भी मुल्जिमान की शनाख्त कर ली है। और ये डीपीओ के मुताबिक हलाक होने वाले दोनों मुल्जिमान आदि मुजरिम थे। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी तादाद में वारदातों में मुलविस होने के बावजूद ये मुल्जिमान हर मुकदमे से बरी होते रहे और पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी रही। पुलिस की जानिब से प्रोसिक्यूशन के अमल को मुकम्मल न करने से जुराइम में मुलविस अफराद को फायदा मिलता है और वो अदालतों से रिहा भी हो जाते हैं। अदालतें मुतादिद बार इस गफलत का जिक्र भी कर चुकी हैं, मगर जब मुल्जिमान गिरफ्तार हो गए तो पुलिस ने इतने हाई प्रोफाइल केस में इतनी लापरवाही आखिर बरती क्यों? जब मुल्जिमान गिरफ्तार हो गए तो जाए वक्फा पर ले जाते हुए मुकम्मल एसओपीज का ख्याल क्यों नहीं रखा गया? पुलिस को मुल्जिमान से 2 दफा रेप जैसे घिनौने जुर्म में मुलविस होने के शाहिद मिल गए थे, तो इन मुल्जिमान का पुलिस की हिरासत से भाग जाना एक बड़ा सवालिया निशान है। और फिर उसके ऊपर से जो कहानी दूसरी हुई कि वो मुल्जिमान पहले तो भाग निकलते हैं, उसके बाद फिर वही दोनों मुल्जिमान जो हैं वो पुलिस की फायरिंग का निशाना नहीं बनते। कोई इनकाउंटर जैसी सूरत हाल जो है वो सामने नहीं आती, बल्कि वो जो मुल्जिमान हैं वो अपने ही जो साथी मुल्जिमान हैं उनकी फायरिंग से वो हलाक हो जाते हैं। तो बड़ी फिल्मी सी ये कहानी है। शेखुपुरा से अली इमरान हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अली इमरान, मुझे बताएगा कि ये क्या फिल्मी कहानी है, कुछ समझाइएगा किस तरह ये वाकया पेश आया और अभी हो क्या रहा है? जी आयशा, बिल्कुल ये जब ये वाकया हुआ 24 और 25 दिसंबर की दरमियानी रात में, यहाँ से शुरू करूंगा कि उसके फौरी बाद जो है वो पुलिस इन एक्शन नजर आई। फौरी तौर पर जो है डीपीओ शेखुपुरा ने 4 टीमें दी, इन्वेस्टिगेशन की टीमें बनाई, जियो फेंसिंग कराई गई, 300 से ज्यादा अफराद को जो है वो मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया, उनके डीएनए सैंपल लिए गए और ये मुल्जमान जो है इन्हें 14 रोज के अंदर अंदर जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। समुद्री से, फैसलाबाद के इलाके समुद्री से। यहाँ तक तो पुलिस की एक्टिविटीज जो है वो बहुत क्विक नजर आई। नहीं, वैसे बड़ी बात है इमरान साहब के 14 दिन में कर लिया। हालांकि 42 मुकदमात में ये पहले ही मुल्जिमान नामजद थे, बार बार ये रिहा होते जाते थे, तो ये बड़े बावसूख किस्म के मुझे मुल्जिमान लगते थे। भागे कैसे ये? जी ये आयशा यही बात है कि जब ये मुल्जमान मंजरे आम पर आए तो ये एक बहुत हाई प्रोफाइल जो है वो क्रिमिनल मिले। ये पूरे का पूरी फैमिली जो है वो इनका साबका रिकॉर्ड जो है वो मंजरे आम पर पुलिस की जानिब से लाया गया। इनके वालिद और 6 भाइयों समेत ये 6 के 6 मुल्जमान जो भाई थे ये मतलब 42 से जायद मुकदमात में जो है अली इमरान साहब, असल मुद्दा ये है कि ये पुलिस की कस्टडी से भाग के निकले कैसे और क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं जो वहां पर नहीं किए गए और ये भाग गए? जी आयशा, बिल्कुल आपका ये सवाल जो है इसमें यही है कि पुलिस जो है वो अभी तक जो है वो इस मामला को हल करने में जो है वो नाकाम है। पहले कंफ्यूज किया गया, मीडिया तक ये बात पहुंचाई कि ये एक मशकूक गाड़ी को रोका गया,
वहां से ये मुलजमान फरार हुए। जब इसकी FIR मंजर आम पर लाई गई तो उसमें ये बताया गया कि 2 मोटरसाइकिलों पर 5 मुलजमान जो है वो सवार थे, जिन्होंने खानका डोगरा में पहले डकैती की, और उसके जो है वो 5-6 किलोमीटर दूर जो है वो अबान भटिया के करीब जो नाका है, वहां पर नाके को जब पुलिस के नाके को जो है वो मुलजमान ने अपनी मोटरसाइकिल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली इमरान साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें अपडेट कर रहे थे इस केस के हवाले से। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है और इस तरह के वाकयात की यकीनन जो है वो पूरी छानबीन होनी चाहिए कि किस तरीके से, क्या ये कोई इनकाउंटर का वाकया तो नहीं है, क्या किसी बहुत बाअसर अफराद ने इतने जाने माने ये जो क्रिमिनल्स थे उनको कहीं अपने कोई राज छुपाने के लिए तो नहीं मरवा दिया। बहरहाल ये जो जिस तरह के अली इमरान ने भी कहा कि वो पुलिस जो है वो चीजों को कंफ्यूज करने की शायद कोशिश कर रही है। हमने बहुत बार राब्ता करने की कोशिश की, DPO साहब जो थे वो कह रहे थे DSP साहब से बात करें क्योंकि वो अलील हैं, DSP साहब कहते हैं DPO से बात करें, तो ऐसा लग रहा है कि जो